तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। उसमें सबसे पहले हम डोबेरियन ट्राइड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा था कि 3 एलिमेंट की ग्रुप बनाई थी, 3 एलिमेंट की ग्रुप बनाई थी और मीन ऑफ एटॉमिक वेट के बारे में बताया था, मीन ऑफ एटॉमिक वेट के बारे में बताया था। जैसे कि हम एग्जांपल ले रहे हैं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का, ठीक है। तो पहले और आखिरी का जो एवरेज होगा वो बीच वाला होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले और आखिरी का जो एवरेज होगा वो बीच वाला होगा, ठीक है। तो यहाँ से देख लेंगे हम 39 और 7 को जब ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो 23 एवरेज आ जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे इन्होंने बताए थे। तो ये क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से ट्राइड्स लिए थे डोबेरियन ने, कौन कौन से ट्राइड्स लिए थे डोबेरियन ने, तो इसको याद करना पड़ेगा। ये सारे उनके ट्राइड्स हो जाएंगे, ठीक है। तो याद करने की जो ट्रिक है, ये कीवी नाम का एक सुनार था, समझ आ रहा है? कीवी नाम का सुनार था जिसके पास एक सस्ती नकली गोल्ड थी जो वो सबको देते थे, ठीक है। तो याद रखना है कीवी के पास पास एक सस्ती सी क्या थी, नकली गोल्ड थी, नकली गोल्ड थी जो सबको देते थे, ठीक है। तो इस तरह से उसे याद कर सकते हैं आप, ठीक है। डोबेरियन तो डीमेरिट क्या थे डोबेरियन ट्राइड्स के कि हर एक नॉन एलिमेंट ओबे नहीं कर पा रहे थे, जितने भी नॉन एलिमेंट थे वो इस चीज़ को ओबे नहीं कर रहे थे। और इवन सेम ग्रुप में क्या था कि ला ओबे नहीं था, कई जगह सेम ग्रुप में भी ला फंस जा रहे थे, ओबे नहीं था, ठीक है। उसके बाद न्यूलैंड को देखते हैं। न्यूलैंड ने क्या करा था कि म्यूजिक और केमिस्ट्री को ऐड करा था, ठीक है। जैसे कि सारे गामा पा दा नी सा, ठीक है। तो आठवें के बाद फिर सेम हो जा रहा है। उसी तरह से एलिमेंट जब होंगे तो 8 एलिमेंट को लाइन से लगाएंगे, उसके बाद 9वां एलिमेंट पहला एलिमेंट के सेम प्रॉपर्टी दिखाएगा, ये कहा था न्यूलैंड ने, ठीक है। न्यूलैंड ने ये कहा था कि पीरियोडिसिटी के बारे में बताया था कि हर एक 8वां एलिमेंट के बाद जो एलिमेंट आएगा वो पहले की तरह सेम होगा, ठीक है। जैसे कि पहला और, ठीक है, 8 के बाद 9वां आएगा वो सेम होगा, उसके बाद 8 के बाद फिर जो आएगा उसका प्रॉपर्टी सबका सेम होएगा, ठीक है। उसका इसी को पीरियोडिसिटी कहते हैं। पीरियोडिसिटी यही होता है, प्रॉपर्टी रिपीट आफ्टर अ फिक्स इंटरवल, प्रॉपर्टी रिपीट करती है फिक्स इंटरवल के बाद, इसी को पीरियोडिसिटी कहते हैं। फिर इसकी भी डिमेरिट थी, है ना। न्यूलैंड की डिमेरिट याद करना है। जैसे कि नोबेल गैस जब डिस्कवर हुआ तो इसका लॉ फ्लॉप करने लगा, ठीक है। न्यूलैंड का जो लॉ था नोबेल गैस की डिस्कवरी के बाद फ्लॉप करने लगा, नोबेल गैस या फिर उसे इनर्ट गैस कहते हैं, ठीक है। और जब हैवी एलिमेंट डिस्कवर हुए तो भी इसका लॉ फ्लॉप कर गया न्यूलैंड का, ठीक है। उसके बाद हम लूथर मेयर के कर्व देखेंगे, ठीक है। लूथर मेयर कर्व आता है भाई, लूथर मेयर कर्व तो पक्का आता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट के बीच में था। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि लूथर मेयर का जो कर्व था वो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट के बीच में था, ठीक है। और इसमें ये कर्व के बारे में क्या आता है कि जो पीक पे थे अल्काली मेटल जो थे वो पीक पे थे। पीक पे कौन थे? अल्काली मेटल्स किस पे थे? पीक पे थे। और जो असेंडिंग वाली स्लोप है ये असेंडिंग वाली स्लोप है। असेंडिंग स्लोप पे कौन थे? हैलोजन थे। हैलोजन असेंडिंग स्लोप पे थे, ठीक है। ये जो चढ़ने वाली स्लोप है असेंडिंग स्लोप, इस पे कौन थे? हैलोजन। और जो डिसेंडिंग स्लोप है उस पे अल्कलाइन अर्थ मेटल थे। जो डिसेंडिंग स्लोप है उसे अल्कलाइन अर्थ मेटल थे, ठीक है। याद रखना है इस चीज़ को। और इसमें क्या होता है कि जो एलिमेंट सेम पोजीशन पे हैं, पता है, जो एलिमेंट सेम पोजीशन पे उनकी प्रॉपर्टी सेम होएगी, ठीक है। तो तुम्हें मैं बता दूं कि लूथर मेयर और मेंडलीव एक ही साथ आए थे, ठीक है। और लेकिन मेंडलीव का पब्लिश हो गया, इसका हो नहीं पाया, ठीक है। उसके बाद अब देख लेते हैं मेंडलीव ने क्या कहा था, ठीक है। अब मेंडलीव के बारे में देख लेते हैं। तो मेंडलीव का देखते हैं। तो मेंडलीव ने भी वही बात कही थी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी वो पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट है, ठीक है। तो अब तक वेट ही चला रहा है, या डोबेरियन हो गए या फिर न्यूलैंड हो गए, ठीक है। तो और या लूथर मेयर के जो कर्व था वो भी एटॉमिक वेट की बातें करे जा रहे हैं, ठीक है। एटॉमिक वेट की बात हो रही है। तो ये भी यही कहते हैं कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी और पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक वेट के, इनमें क्या था कि 7 हॉरिजॉन्टल रो थे जिन्हें पीरियड्स कहा था और 8 वर्टिकल कॉलम थे जिन्हें ग्रुप कहा था। याद रखना है 7 हॉरिजॉन्टल रो थे मेंडलीव में और 8। तो मेंडलीव के क्या क्या अचीवमेंट थे वो देखने हैं, मेंडलीव का क्या क्या अचीवमेंट था वो देखना है, ठीक है। तो मेंडलीव ने क्या करा था कि बहुत सारे एटॉमिक मास गलत थे पहले, उनके एटॉमिक मास को करेक्ट करा था। और उन्होंने प्रेडिक्ट करा था जो डिस्कवर एलिमेंट अभी नहीं थे उन्हें भी उन्होंने प्रेडिक्ट कर रखा था। जैसे कि एका एल्यूमिनियम को प्रेडिक्ट करता और एका सिलिकन को प्रेडिक्ट करा था। जो बाद में एका एल्यूमिनियम का क्या नाम रखा है बाद में? गैलियम। और एका सिलिकन का जर्मनियम। पक्के से याद रखना है इसे, एका एल्यूमिनियम का नाम था गैलियम और एका सिलिकन का जर्मनियम, ठीक है। इसका ड्रॉबैक क्या था? ठीक है, इसका ड्रॉबैक था मेंडलीव का कि जो हाइड्रोजन की पोजीशन थी वो अनसर्टेन थी, हाइड्रोजन की जो पोजीशन थी वो अनसर्टेन थी, ठीक है। और आइसोटॉप के बारे में भी इन्होंने कुछ नहीं बताया था। और लेंथेनॉइड और एक्टिनाइड के लिए भी कोई पोजीशन नहीं इन्होंने बताई थी, ठीक है। और सेम ग्रुप में कई बार की लॉ फेल हो जा रही थी सेम ग्रुप में, ठीक है। उसके बाद आए थे हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कौन लेकर आया था? हेनरी मूजले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लाए थे।
ठीक है। तो हेनरी मुझले क्या कर रहे थे कि एक्सरे का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिसमें फ्रीक्वेंसी का रूट देखे थे वो एटॉमिक नंबर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल था। ठीक है, उन्होंने ग्राफ बनाया तो एटॉमिक नंबर वाली जो ग्राफ थी ना वो सीधी ग्राफ आई। देखिए जो एटॉमिक नंबर का जो ग्राफ बनाया था वो सीधा बनाया था, और जो एटॉमिक मास था वो थोड़ी बहुत फ्लिक कर जा रही थी। तो उन्हें समझ आया कि यार ये एटॉमिक मास जो चला आ रहा है एटॉमिक मास नहीं होना चाहिए, उसकी जगह पर एटॉमिक नंबर होना चाहिए। तो उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में यही बताया था कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है, जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है वो पीरियोडिक फंक्शन है किसका, एटॉमिक नंबर का। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है वो पीरियोडिक फंक्शन है किस चीज़ का, एटॉमिक नंबर का। ठीक है, ये हेनरी मुझले ने बताया था हमें। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एस ब्लॉक होता है, यहाँ पे इधर पी ब्लॉक और बीच में डी ब्लॉक और नीचे एफ ब्लॉक होते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं। उसके बाद एस ब्लॉक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है, NS1 से 2 तक, NS1 से 2 तक होते हैं। और पी ब्लॉक के जो होते हैं NS2 NP1 से 6 तक, क्योंकि 6 ग्रुप होते हैं ना, यहाँ पे 6 ग्रुप लगे होते हैं तो 1 से 6 तक। यहाँ एस ब्लॉक में 2 ग्रुप होते हैं तो 1 से 2 तक। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद डी ब्लॉक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2 N-1D 1 से 10 तक। ठीक है, N-1 को क्या कहते हैं, पेन अल्टीमेट सेल कहते हैं। ध्यान रखना है, पक्के से याद रखना है कि N-1 को क्या कहते हैं, पेन अल्टीमेट सेल कहते हैं। और N-2 को क्या कहते हैं, एंटी पेन अल्टीमेट सेल कहते हैं, एंटी पेन अल्टीमेट सेल कहते हैं। ध्यान रखना है। उसके बाद मैजिक नंबर ट्री क्या बताता है कि देखिए भैया जो पीरियड में क्या होता है, कि यहाँ पे हाइड्रोजन एक हीलियम, ठीक है, उसके बाद 2 होते हैं, फिर उसके बाद 8 होते हैं, उसके बाद 8 होते हैं। ठीक है, तो मैजिक नंबर ट्रिक बताता है कि पीरियड में पहले 2 एलिमेंट थे, फिर 8, फिर 18, फिर 18, 32। इसे मैजिक नंबर ट्रिक कहते हैं। ध्यान रखना, इसे पक्के से ध्यान रखना। उसके बाद जो एफ ब्लॉक क्या होता है कि N-2, एफ ब्लॉक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है N-2 F 1 से 14 तक, और N-1 D 0 से 10 तक NS2। सीधे सीधे याद रखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद 57 से लेके 71 तक 6 पीरियड में आते हैं, और 89 से लेकर तो IUPAC नोमेनक्लेचर देखने वाला है। IUPAC नोमेनक्लेचर में 0 को नील कहते हैं, 1 को अन कहते हैं, 2 को बाई को कहते हैं, 3 को ट्राई कहते हैं, 4 को क्वाड कहते हैं, 5 को पेंट कहते हैं, 6 को एक्स कहते हैं, 7 को सेप्ट कहते हैं, और 8 को आउट कहते हैं, और 9 को एन कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद देखो इसे लिखने कैसे हैं, 105 है ना, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो कैसे लिखते हैं। 105 1 को क्या लिखेंगे, अन, ठीक है, और 0 को नील, ठीक है, और 5 के लिए क्या होता है, पेंट IUM आखिरी में जोड़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद 106 को क्या लिखना है, 1 को क्या लिखेंगे, अन, ठीक है, 0 को नील, ठीक है, और 6 को क्या लिखेंगे, हेक्स, IUM जोड़ देंगे। ठीक है, तो ऐसे बनाने होता है। ठीक है, नोमेनक्लेचर ऐसे बनाने होता है। ठीक है, उसके बाद डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में देखना होता है। डायगोनल रिलेशनशिप किसके किसके बीच में होता है। ठीक है, तो इसे पक्के से याद रखना है। लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में डायगोनल रिलेशनशिप होता है। लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, एल्युमिनियम, बोरॉन और सिलिकॉन। ये क्यों होता है, चार्ज और साइज की सेम होने की वजह से होता है। चार्ज और साइज की सेम होने की वजह से होता है। चार्ज और मास की सेम होने की वजह से होता है। ध्यान रखना है इसको। ठीक है, डायगोनल रिलेशनशिप क्यों होता है। ठीक है, उसके बाद ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट जिसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है उसे ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ग्रुप 3 से ग्रुप 11 तक होते हैं। ग्रुप 3 से ग्रुप 11 तक तो देखेंगे ग्रुप को और पीरियड को और ब्लॉक को कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले पीरियड के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। जैसे कि Fe का क्या होता है, 26 होता है। Fe का क्या होता है, 26 होता है। ठीक है, 26 होता है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने आता होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, उसके बाद देखेंगे सबसे बड़ी वैल्यू कोई नहीं तो 4 है, तो कौन सी पीरियड का हो जाएगा, 4th पीरियड का होगा। आसानी से निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद ब्लॉक देखते हैं। ब्लॉक के लिए क्या होता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सबसेल में गया। तो यहाँ से यहाँ पे आप इजी से देख सकते हैं, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी सबसेल में गया, इसलिए कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा, डी ब्लॉक का हो जाएगा। ठीक है, तो ब्लॉक कैसे निकालते हैं, पीरियड कैसे निकालते हैं, समझ आ गया होगा। बिल्कुल इजी तरीके से ब्लॉक कैसे निकालते हैं और पीरियड कैसे निकालते हैं, समझ आ गया होगा। तो ग्रुप कैसे निकालते हैं, ग्रुप निकालना सबसे इजी होता है एस ब्लॉक में। एस ब्लॉक में क्या होता है कि NS1 है। ठीक है, तो NS1 है ना, तो मतलब फर्स्ट ग्रुप है। NS2 है तो सेकंड ग्रुप है। ठीक है, और पी ब्लॉक में क्या करते हैं कि 12 ऐड करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट सबसेल। लास्ट सबसेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उसमें अगर हम 12 ऐड करेंगे तो पता चल जाएगा कौन से ग्रुप का है। ठीक है, और डी ब्लॉक का कैसे निकालते हैं, 2 ऐड करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन N-D सबसेल। ठीक है, और एफ ब्लॉक का है तो फिक्स होता है, अगर कोई भी एलिमेंट है एफ ब्लॉक का है तो वो पक्का ग्रुप
तीसरे ग्रुप से होगा, ठीक है। अब इसका एक्सेप्शन क्या होता है, एक्सेप्शन ध्यान रखना है, क्रोमियम और कॉपर एक्सेप्शनल होते हैं, ठीक है। क्रोमियम और कॉपर ही एक्सेप्शनल होते हैं, इन दोनों का नाम याद रखना है, क्रोमियम और कॉपर एक्सेप्शनल होते हैं इन सबों का। जैसे क्रोमियम का 24 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कर दूंगा, तो पीरियड कैसे पता चलेगा, तो पीरियड में बताया हूँ कि सबसे जो बड़ा वैल्यू दिखेगा उसे पीरियड समझ लेना, तो ये पीरियड हो जाएगा। और ब्लॉक क्या कैसे पता चलेगा कि लास्ट सबसेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सबसेल में गया है, तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी सबसेल में गया है, तो मतलब डी ब्लॉक का है और फोर्थ पीरियड का है। देखिए ग्रुप में ये प्रॉब्लम है, ग्रुप में ये प्रॉब्लम है कि ग्रुप में क्या करना होता है, डी ब्लॉक का है तो डी ब्लॉक में क्या करना होता है, 2 ऐड करना होता है, 5 2 7 हो जाएगा, तो एक कम कर देना है, 6 कर देना है, ठीक है, क्योंकि ये एक्सेप्शनल है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे, पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे और उसके बाद सबसे जो बड़ा वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, पीरियड हो जाएगी। तो कौन से पीरियड का हो जाएगा, फोर्थ पीरियड का हो जाएगा। उसके बाद मैं देख लूँगा कि कौन से सबसेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन मैं देख रहा हूँ डी सबसेल में गया है, तो हमारा ये डी ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। उसके बाद कौन से ग्रुप का है, तो ग्रुप में क्या करूँगा कि अगर डी का है तो उसमें 2 ऐड कर दूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी एलिमेंट अगर डी ब्लॉक का है तो उसमें 2 ऐड कर लेना है, ठीक है। तो ये डी ब्लॉक का है, उसमें 2 ऐड करूंगा तो 12 हो जाएगा, लेकिन ये एक्सेप्शनल होता है इसीलिए इसका 1 माइनस कर देंगे। एक्सेप्शनल में क्या करना है कि 1 माइनस कर देना है, तो ये 11th ग्रुप का है। तो समझ आ गया होगा कि पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप कैसे निकालते हैं, काफ़ी ईजी तरीके से पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप निकाला जा सकता है, ठीक है। अब इसके बाद ट्रेंड देखने वाले, ठीक है। तो अब जो मैं बताने वाला हूँ इससे पक्का सवाल आने वाला है, देख लेना ट्रेंड्स के बारे में, ठीक है। ट्रेंड्स 4 होते हैं, ठीक है। एटॉमिक रेडियस, 4 ट्रेंड्स पढ़ने हैं, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, यही 4 ट्रेंड्स है। और इतनी सारे एक्सेप्शन है ना, पक्का यहाँ से सवाल तो घुमा घुमा के आता ही है। जैसे कि सबसे पहले एटॉमिक रेडियस देख लेते हैं। तो एटॉमिक रेडियस कैसे बताएंगे, तो हमने यार चैप्टर 2 में पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन वेव है, इसकी बाउंड्री डिफाइन नहीं है, तो हम इसका रेडियस कैसे बता सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो रेडियस बताते हैं ना वो बॉन्डेड फॉर्म में बताते हैं, इसका जो रेडियस बताते हैं वो बॉन्डेड फॉर्म में बताते हैं, और 4 तरीके से बता सकते हैं, ठीक है। कोवेलेंट रेडियस, वान डेर वाल रेडियस, मेटेलिक रेडियस, ठीक है, और आयनिक रेडियस, ठीक है। 4 तरह से बता सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस क्या होता है कि कोवेलेंट रेडियस अगर तुमको निकालना है तो d/2 कर देना। डी क्या हो जाएगा यहाँ पर, बॉन्ड लेंथ हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ हो जाएगा, d/2 करोगे तो हमारा कोवेलेंट रेडियस निकल जाएगा। लेकिन अगर एटम सेम एटम हो तभी, अगर एटम डिफरेंट हो तो r, ठीक है, दोनों का रेडियस ऐड कर देना है, ठीक है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर सेम होगा तो, अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंट होगा तो ये वाली फार्मूला हम लगा लेंगे, ठीक है। ठीक है, RA + RB - 0.9, ठीक है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ A - इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ B, सीधे सीधे हमारा निकल जाएगा रेडियस, ठीक है। तो ये फार्मूला बेस यहाँ से आ जाएगा, तो आना होगा तो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेटेलिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस बिल्कुल ईजी तरीके से होता है, R = d/2, डी क्या हो जाएगा यहाँ पर, बॉन्ड लेंथ हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ / 2, ठीक है। तो इजी से आता है मेटेलिक रेडियस, ठीक है। उसका वान डेर वाल रेडियस किसके लिए होता है, गैसेस के लिए होता है। वान डेर वाल रेडियस गैसेस के लिए होता है, और जब कोई भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है तब होता है, ठीक है। R = d/2 ये भी होता है, ठीक है। तो इसमें जो याद करने वाली बात ये है कि जो वान डेर वाल होता है वो ज़्यादा होता है मेटेलिक से, और मेटेलिक वाला ज़्यादा होता है कोवेलेंट से। सबसे छोटा कोवेलेंट हो गया और सबसे बड़ा वान डेर वाल हो गया, ठीक है। तो ये तो समझ ही आना था हमें, ठीक है। उसके बाद आयनिक रेडियस क्या होता है कि एनायन जो होता है, एनायन पता है ना कैसे बनता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या बन जाएगा, एनायन बन जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद केटायन बन जाएगा। तो एनायन अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसके पास ज़्यादा हो जाएगा, तो उसका इसी की वजह से उसका रेडियस ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो एनायन का ज़्यादा हो जाएगा और नॉर्मल एटम का, उसके बाद केटायन सबसे छोटा होगा, एनायन सबसे बड़ा होगा, ठीक है। और आयनिक रेडियस याद रखना है यहाँ पर, आयनिक रेडियस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है जेड इफेक्टिव के, और आयनिक रेडियस भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक नंबर के। एटॉमिक नंबर बढ़ाएंगे तो आयनिक रेडियस कम हो जाएगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयनिक रेडियस कम हो जाएगा। इसी तरह से आयनिक रेडियस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रेशन एनर्जी के, जो कि हमें याद रखना है। अब इसका जो मेन चीज है ना, वेरिएशन है, वो आने वाला है, और वेरिएशन बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, वेरिएशन अलोंग पीरियड वेरिएशन कैसे है, ठीक है, ठीक है। तो वेरिएशन देखने वाले अलोंग पीरियड, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ठीक है। तो ये पीरियड के अलोंग है। तो पीरियड के अलोंग क्या होता है कि रेडियस कम होते हैं। पीरियड के अलोंग जेड न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, पीरियड के अलोंग क्या होता है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन बढ़ता है, और अट्रैक्शन बढ़ेगा तो कम जगह में आ जाएगा, अगर कम जगह में आ जाएगा तो रेडियस कम हो जाएगा। तो समझ आ गया होगा कि अलोंग द पीरियड क्या होता है, रेडियस कम होता है। और इन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप क्या होता है कि सेल इंक्रीज होता है। डाउन द ग्रुप क्या होता है कि सेल नंबर बढ़ते जाता है, और सेल नंबर बढ़ेगा तो क्या होगा, डाउन द ग्रुप रेडियस बढ़ जाएगा। समझ आ रहा है।
यहाँ तो एक्सेप्शन देखने वाला है, एक्सेप्शन सारे के सारे देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देख रहे हैं हाइड्रोजन हीलियम में से किसका ज़्यादा होना चाहिए, हाइड्रोजन का ज़्यादा होना चाहिए, एक्सपेक्टेड है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि हीलियम क्या होता है कि एक नोबेल गैस है, नोबेल गैस में वंडर वॉल रेडियस होता है, जिसकी वजह से हीलियम का ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से सेकंड पीरियड में देखेंगे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है। तो एलॉन्ग द पीरियड क्या होता है कि रेडियस कम होता है, एलॉन्ग द पीरियड क्या होता है, रेडियस कम होता है। तो नियॉन का सबसे कम होना चाहिए, नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता। रियलिटी में क्या होता है कि नियॉन में क्या होता है, नोबेल गैस है, नोबेल गैस का सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें वंडर वॉल रेडियस होता है, तो नियॉन का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं होगा, बस नियॉन आगे उठ के आ जाएगा, ठीक है। रियलिटी में ये होता है। उसके बाद तीसरा जो पीरियड है उसमें अलग से ये, ठीक है, कि स्कैंडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है, ये होता है, ठीक है। और एलॉन्ग द पीरियड क्या होता है कि एलॉन्ग द पीरियड का साइज कम होते जाता है, साइज कम होते जाता है, ये एक्सपेक्टेड था, ठीक है। लेकिन रियलिटी में क्या होता है कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनडियम, क्रोमियम, मैंगनीज तक तो ऐसा ही होता है, लेकिन 3 का बराबर होता है, याद रखना है, ये पक्के से याद रखना है। FeCu और निकल का बराबर होता है और उसके बाद बढ़ते जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी एक्सेप्शनल है, इसे याद रखना है, भूलना नहीं है इसे। उसके बाद इसी तरह से तो उसी तरह से ग्रुप में देखने वाले, ग्रुप में क्या होता है कि स्कैंडियम, ठीक है। तो स्कैंडियम टाइटेनियम वाली जो ग्रुप है 3D सीरीज और 4D सीरीज और 5D सीरीज, ठीक है। इसे कहते हैं 3D सीरीज, इसे कहते हैं 4D सीरीज, इसे कहते हैं 5D सीरीज, ठीक है। तो 4D सीरीज और 5D सीरीज का जो रेडियस होता है वो बराबर होता है ग्रुप में, ठीक है। तो इन्हें ध्यान रखना है। ये बराबर क्यों होता है, क्योंकि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनकी रेडियस बराबर हो जाती है। जिरकोनियम और हाफनियम का तो पक्के से ध्यान रखना, जिरकोनियम और हाफनियम का जो रेडियस होता है वो बराबर होता है, क्यों होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है कि पुअर शिल्डिंग होता है एफ ऑर्बिटल का, जैसे कि एफ ऑर्बिटल क्या होता है कि उसमें पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होता है, और आउटर इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, जो आउटर इलेक्ट्रॉन होता है और सील्ड नहीं हो पाता है सही से, ठीक है। तो आउटर इलेक्ट्रॉन सील्ड नहीं हो पाता है सही से, तो वो अट्रैक्ट हो जाता है न्यूक्लियस के टूवर्ड्स। तो अट्रैक्ट होकर न्यूक्लियस का तो साइज छोटा हो जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा तो उसकी रेडियस भी छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो इसी की वजह से वो दोनों बराबर हो जाते हैं, 4D सीरीज और 5D सीरीज। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, जैसे कि एक एटम के पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और उसके बगल बगल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींच कर रखता है, शील्ड करके रखता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किस में होता है, S ऑर्बिटल में होता है, उसके बाद P ऑर्बिटल, उसके बाद D ऑर्बिटल और F ऑर्बिटल, ठीक है। उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी देखते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, उसे डेल्टा S से डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बगल में क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को वो खींच कर रखता है, ठीक है। तो हम उसको कितना एनर्जी दें कि इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, इसे कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। हम कितना एनर्जी दें कि इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, इसे हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, जिसे हम डेल्टा S से डिनोट करते हैं, ठीक है। और पता है तुम्हें, जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो उसे एंडोथर्मिक कहते हैं, और जब एनर्जी रिलीज होगी तो उसे एक्सोथर्मिक कहते हैं, ये तो पता है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो कोई मेटल है जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, फिर उसी में से एक और निकाल दिए और 3 बार निकालेंगे, ठीक है। तो पहला निकालेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी 1 और आयनाइजेशन एनर्जी 2, आयनाइजेशन एनर्जी 3। तो तीसरी बार जब निकालेंगे तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी, इसीलिए सबसे ज़्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी 3 सबसे ज़्यादा होता है, और आयनाइजेशन एनर्जी 2 उससे आता है सबसे कम होता है आयनाइजेशन एनर्जी 1, ठीक है। अब आयनाइजेशन एनर्जी किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है ये देख लेते हैं, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी होता है जो कि साइज पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो आयनाइजेशन एनर्जी साइज पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, साइज को बढ़ाओगे तो साइज बड़ा हो जाएगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगा। कैसे बताऊं, देखो, जैसे कि ये एटम है, एटम के पास अगर साइज इसको बढ़ाओगे तो न्यूक्लियस उसको खींच नहीं पाएगा ना, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को, बाहरी इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाएगा। तो साइज बड़ा हो रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम लगेगा और इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा इजीली, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी तेज़ी से खींचेगा, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड करता है, जैसे कि हाफ फील्ड या फिर फुली फील्ड तो स्टेबल होता है, तो एक्स्ट्रा स्टेबल होगा ना हाफ फील्ड और फुली फील्ड, तो इसी की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी इस पर भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और पेनिट्रेशन इफेक्ट पे डिपेंड करता है कि एबिलिटी ऑफ, पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है कि एबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल टू अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किस में होता है, S में, P में, D में और F में। सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन S में, उसके बाद P, उसके बाद D, उसके बाद F, ठीक है। उसके बाद अब वेरिएशन देखने वाले हैं, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी की वेरिएशन देखने वाले हैं अलोंग पीरियड और डाउन द ग्रुप। तो पीरियड के अलोंग तुम्हें याद होगा कि साइज क्या होता है, पीरियड के अलोंग साइज छोटा होता है, और साइज जब छोटा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी तो ज़्यादा लगेगा ना भाई, छोटा साइज है, इलेक्ट्रॉन को भगाने में ज़्यादा ताकत लगेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगा, ठीक है। डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है कि साइज बढ़ रहा है तो सेल नंबर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सेल नंबर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन दूर होंगे तो कम ही एनर्जी में बाहर, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
तो हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी पूरे पीरियोडिक टेबल में किसका होता है, हीलियम का होता है, और लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी पूरे पीरियोडिक टेबल में किसका होता है, सीजियम का होता है। ठीक है, अब एक्सेप्शन देख लेते हैं जल्दी। एक्सेप्शन से पक्के सवाल आते हैं। ठीक है, जैसे कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन, ऐसा होना चाहिए। आयनाइजेशन एनर्जी अलोंग द पीरियड क्या होता है, इंक्रीज होता है, लेकिन क्या होता है कि बोरोन जो होता है वो थोड़ा सा पहले आता है, बेरिलियम बाद में चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो याद होना चाहिए कि बेरिलियम और बोरॉन का जो प्लेस होता है वो एक्सचेंज हो जाता है, वहीं सोडियम और ऑक्सीजन का जो प्लेस होता है वो एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये ऑर्डर हो जाएगा, जो कि ऑर्डर याद होना चाहिए। उसके बाद देख लेते हैं ये सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है कि एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का जो प्लेस होता है वो एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, और फास्फोरस और सल्फर का जो प्लेस होता है वो एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, तो ऑर्डर नया जो बनता है ये ऑर्डर बनता है, जिसे याद रखना है पक्के से, ये दोनों पक्के से याद रखना है, ये दोनों पक्के से याद रखना। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं कि ठीक है ग्रुप में देख लेते हैं। ठीक है, बोरोन, एल्यूमिनियम, ठीक है, ये ग्रुप 13 वाले ग्रुप है। ठीक है, तो इनमें जो एक्सेप्शन, इसमें ये भी एक्सेप्शन है। ठीक है, ठीक, तो इसे याद करने का जो ट्रिक होता है ये W से याद कर सकते हैं, इसे W से। ठीक है, तो W बना के इसे, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, बोरोन का, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसका, बोरोन का, उसके बाद थैलियम का, उसके बाद गैलियम का, उसके बाद एल्यूमिनियम का, उसके बाद इंडियम का। सबसे नीचे है ना इंडियम। ठीक है, तो समझ आया ना किस तरह से बनाई ये ट्रिक। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद ठीक है ग्रुप 14 वाले का देख लेते हैं। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, टेन और लेड। ठीक है, इसमें कोई सा भी ट्रिक नहीं है, बस क्या होता है कि जो लेड होता है वो थोड़ा सा आगे हो जाता है और जो टीन है वो पीछे आ जाता है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड रियलिटी देख लेना। ठीक है, बस ये था तुम्हारा आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है कि कितनी एनर्जी रिलीज होगी अगर ऐड करेंगे एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को, बाहर के इलेक्ट्रॉन को अगर वैलेंस सेल में ऐड करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है कि जब पहली बार एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो वो पॉजिटिव होगा, लेकिन उसके बाद से जब ऐड करेंगे तो वो नेगेटिव होगा। ठीक है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा, और पहली बार जब ऐड करेंगे तो पॉजिटिव होगा, बस ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनवर्स रिलेशन में होता है एटॉमिक साइज के। एटॉमिक साइज अगर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डायरेक्ट रिलेशन में होता है जेड के साथ। ठीक है, जेड क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज होता है। ठीक है, तो उसे अगर न्यूक्लियर चार्ज को बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड अगर है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी बहुत कम होगी, वेरी लेस होगी। अगर हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत कम होगी उसकी। ठीक है, उसके बाद ट्रेंड्स देखते हैं। एलॉन्ग पीरियड क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाता है। एलॉन्ग पीरियड क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता है, और एलॉन्ग द ग्रुप में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होता है। ठीक है, एक्सेप्शन देख लेते हैं इसके। ठीक है, तो इसके एक्सेप्शन को देखते हैं। ठीक है, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन ऐसे एक्सपेक्टेड करा गया था कि अलोंग द पीरियड क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होता है। ठीक है, ऐसा एक्सपेक्ट करा गया था, बट ऐसा नहीं। रियलिटी में इसका बहुत ही रैंडम ऑर्डर है, जिसको सिर्फ ट्रिक से याद करा जा सकता है। ठीक है, तो इसका ट्रिक है, बेटे ने ना बोलकर लड़की को फंसाया। ठीक है, ये ट्रिक है, बेटे ने ना बोलकर लड़की को फंसाया, ये इसका ट्रिक है। ठीक है, इस तरह से याद कर सकते हैं। और तीसरे पीरियड का क्या है कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए, एक्सपेक्टेड ऑर्डर तो ये होना चाहिए, ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर होना चाहिए, बट ऐसा तो है नहीं। रियलिटी में इसका बहुत ही रैंडम ऑर्डर होता है। ठीक है, मैग्नीशियम देखिए पहले पे आ गया है, उसके बाद आर्गन भी यहाँ आ गया है। ठीक है, तो ये काफ़ी रैंडम ऑर्डर है, जिसे देखिए ये ऑर्डर ना, जो भी ऑर्डर है याद करना है, ट्रिक से याद करना पड़ेगा भले ही, लेकिन याद करना है। ठीक है, तो हम ग्रुप के एक्सेप्शन को देख ले रहे हैं जल्दी जल्दी, ग्रुप के एक्सेप्शन को। ठीक है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि 15, 16 और 17 ग्रुप को क्या कहते हैं। तो 17 वाले ग्रुप को हेलोजन कहते हैं, और 16 वाले को चाल्कोजन कहते हैं, और 15 वाले को निक्टोजन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इसे याद कैसे करना होता है। ठीक है, कहे सीता जी सुनो प्रभु सबको पता होता है, नाना पाटेकर असरानी सब बीमार है ना, ओल्ड स्टाइल से टीपो है ना, फिर कल बाहर आएगा ऑटो। ठीक है, तो इसमें होता क्या है ना कि जो सिलिकॉन है और कार्बन, इनका प्लेस एक्सचेंज होता है। फॉस्फोरस ऊपर चला जाता है, नाइट्रोजन पीछे आ जाता है। ठीक है, उसी तरह से सल्फर ऊपर चला जाता है, ऑक्सीजन नीचे आता है, और क्लोरीन आगे चला जाता है, और फ्लोरीन पीछे आ जाता है। ठीक है, तो देखो सबसे आगे क्लोरीन होगा, उसका फ्लोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि फॉस्फोरस आगे चला गया। ठीक है, तो सबसे आगे फॉस्फोरस चला गया, उसके बाद नाइट्रोजन। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सिलिकॉन आगे चला गया, कार्बन नीचे, तो सिलिकॉन, कार्बन, जर्मेनियम, टेन, लेड, है ना, इस तरह से हो गया। और इसमें क्या होता है कि इसमें बस थोड़ा सा याद रखना है कि सल्फर आगे तो आता है, ये ऑक्सीजन। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन होता है वो सबसे पीछे चला जाता है, बस इसमें यही चीज़ याद रखना है। ठीक है, और ये नोट जो डाल के मैं लिखा हूँ, ग्रुप 17 हैज़ मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन 16, इसे पक्के से याद रखना है भैया। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है कि
इलेक्ट्रोनेगेटिव टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कितना तेजी से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव चार्ज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, न्यूक्लियर चार्ज के। ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव चार्ज के। सीधे सीधे याद रखना है, फार्मूला बेस आ जाएगा कई सारे क्वेश्चन, तो उसे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। हाइब्रिडेशन में क्या होता है कि sp ज़्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव sp2 से, और sp2 ज़्यादा होता है sp3 से। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp और sp2 उसके बाद sp3। ठीक है, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर sp में कितना होगा 50%, और sp2 में कितना होगा 33%, और sp3 में कितना हो जाएगा 25%। परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर भी पूछ लिया जाता है। उसके बाद ट्रेंड देख लेते हैं। ट्रेंड अलोंग द पीरियड क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तीनों चीज़ इंक्रीज कर रहा है। अगर आपने गौर किया होगा तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी तीनों अलोंग द ग्रुप इंक्रीज कर रहे हैं, और डाउन द ग्रुप तीनों डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे याद करना पड़ता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिव की कुछ वैल्यू होती है जिन्हें हमें रटना पड़ता है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये देखते हैं। ठीक है, फ़ोन कल बारात आई थी स्कूल पे, इस तरह से याद कर सकते हो। फ़ोन का इतना हो जाएगा 4 हो जाएगा 3.5। ठीक है, 0.5 कम होते जा रहा है, 4 3.5 3 ठीक है, उसके बाद 2.8 याद करना पड़ेगा 2.5। ठीक है, तो इसे याद कर लेना। ठीक है, अब कैसे कैसे इसको मेजर करा जाता है, स्केल फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। 2 स्केल होते हैं, एक होता है पॉलिंग स्केल, एक होता है मिलिकन स्केल। कुछ नहीं करना है, बस फार्मूले याद करने हैं इनके, पॉलिंग स्केल के या फिर मिलिकन स्केल के, इनके फार्मूले याद करने होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर जाई a माइनस जाई टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ a माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ b इज इक्वल टू 0.208 अंडर रूट में। ठीक है, ये क्या है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी माइनस अंडर रूट में बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बी। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं आप। ठीक है, इसे फार्मूला बेस वैसे क्वेश्चन तो आता नहीं है, बट आ जाएगा तो हो जाएगा। ठीक है, यही फार्मूला इसे याद करना पड़ता है। ठीक है, उसका मोलिकन स्केल क्या होता है, मोलिकन स्केल कहता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो एवरेज है आयनाइजेशन एनर्जी का और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एवरेज होता है। ठीक है, तो एवरेज कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो एवरेज आ जाता है, सबको पता है। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एप्लीकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ किसी भी एटम का मॉलिक्यूल्स का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के प्रोपोर्शनल में होता है। ठीक है, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का उतना भयानक बॉन्ड बनेगा, उतना मजबूत बॉन्ड बनेगा। ठीक है, जैसे कि HF है, तो देखो हाइड्रोजन का तो सब में देखो हाइड्रोजन तो सेम है, लेकिन फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा है, तो इसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा, और सबसे कम डिफरेंस में हो जाएगा। तो जो ऑर्डर हो जाएगा कैसे हो जाएगा, HF पर सबसे ज़्यादा, उसके बाद HCl, उसके बाद HBr, उसके बाद HI। ठीक है, और एसिडिक ऑर्डर ध्यान रखना है, उसका उल्टा होता है एसिडिक ऑर्डर। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ का उल्टा होता है एसिडिक का ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद नॉमेनक्लेचर भी करा जा सकता है। अगर तुमको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जैसे मैं बताया तो याद करना है, जैसे कि फ़ोन वाला तुमको बताया तो उसको याद करना पड़ेगा वैल्यू को। उसके बाद उस वैल्यू को याद करके नॉमेनक्लेचर भी हम कर सकते हैं बाइनरी कंपाउंड का। जैसे कि HCl है तो H का कितना होगा 2.1 और क्लोरीन का 3। ठीक है, तो कम वाले को पहले लिख देते हो, ज़्यादा वाले को बाद में लिख देते, तो हो जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। उसी तरह से फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और ब्रोमीन ब्रोमोक्लोराइड। ठीक है, तो इस तरह से ये भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो तुमको परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर पूछ लिया कि परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर निकालने का फॉर्मूला बता दो, तो ये ले लो फार्मूला परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर निकालने का। ठीक है, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर सीधे यहाँ से निकल जाएगा इस फार्मूले से। ठीक है, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। और मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में अगर पूछेगा तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, तो अगर किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिव हाई है तो वो नॉन मेटल है। ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है तो वो मेटल है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होता है मेटल्स का और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होता है नॉन मेटल्स का। उसके बाद देख लेते हैं नोट करके कि जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। पक्के से याद रखना है मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप, बोलना मत। मेटलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप और डिक्रीज करता है अलोंग द पीरियड। ठीक है, और जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं बेसिक नेचर के होते हैं, और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वही एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है, तो यही छोटा सा चैप्टर था, अब इसके क्वेश्चन करने हैं सीधे।